अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, आज उस युद्ध को चलते हुए चौथा दिन है। पूरी दुनिया इस युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी। क्या कहें अभय जी, क्या पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें ये तो नहीं कहेंगे कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, ये मेरा अपना आकलन है। लेकिन ये ज़रूर है कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अब कुछ दिन पहले ये ज़रूर लग रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका के दबाव में बाकी देश हैं और ईरान पर हमले का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि ये लड़ाई लंबी खिंच जाए और ईरान की तरफ से रूस और चीन खुलकर सामने आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में कह सकते थे कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं होगा, बल्कि शुरू हो गया है। लेकिन हमने दो डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग देखी है इसमें। पहला ये कि जर्मनी और यूके ने सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल होने से मना कर दिया। कम से कम मुझको ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि सही वक्त पर काम करने लगी, क्योंकि जर्मनी ने बोला कि हम सीधे इस लड़ाई में नहीं उतरेंगे। और एक डेवलपमेंट जिससे कि ट्रंप भी बहुत नाराज़ हुए, यूके ने कह दिया कि डिएगो गार्सिया में जो उसका जो सैन्य बेस है, जो मिलिट्री बेस है, उसका यूज़ नहीं करने देगा अमेरिका को। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उन्होंने भी कदम पीछे खींच लिए, और चीन और रूस ने भी शायद इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए एक जो है वार्निंग जारी कर दी है कि इसमें ये किसी कंट्री के सॉवरेनिटी पर हमला है, संप्रभुता पर हमला है। और जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया और खामिनाई की मौत हो गई उसमें, ये मुझको लगता है कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई लॉजिक नहीं है आपके पास। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था ईरान का, तो आप सैंक्शंस लगाते, उसमें डिप्लोमेटिक बातचीत करते, उसको प्रेशराइज करते, जैसा पहले भी हुआ था। अचानक से हमला करना सिर्फ इसलिए कि आपके पास कुछ बेहतर आर्म्स हैं, आपके पास बेहतर मिसाइलें हैं, सर्विलांस सिस्टम आपका अच्छा है, इससे आपको राइट नहीं मिल जाता कि आप किसी कंट्री के हेड को मार दें। तो फिलहाल इन सब चीज़ों के बावजूद, जबकि दोनों ही तरफ से झुकने के संकेत नहीं मिल रहे हैं, मुझको नहीं लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध अभी शुरू होने वाला है। जी, देखिए, ईरान और यूएई के बीच में भी लगातार होड़ मची रहती है कि कौन इस्लामिक कंट्रीज़ को कंट्रोल करेगा या किस तरीके से आगे बातचीत चलेगी। अब जो स्थिति बनी है उसके बाद आपको क्या लगता है? पहली चीज़ तो यही कि ईरान की कौन संभालेगा कमान? क्या फिर से वेनेजुएला जैसे कोई पपेट वाला काम चलेगा, या अमेरिका कुछ इस तरीके से करेगा, या फिर यूएई अब आगे बढ़ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका तो यही चाहेगा कि पपेट एक गवर्नमेंट बनाई जाए, जो कि 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था ईरान में, आयतुल्लाह ख़ुमैनी उस समय सत्ता में आए थे और उसके बाद ही खामेनेई के हाथ में सत्ता आई थी। तो अमेरिका तो यही चाहेगा कि कोई भी ऐसी सरकार बने जो पपेट हो, उसके इशारों पर काम करे, जो अभी ईरान में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो खामेनेई ने एक जो पूरा सिस्टम तैयार किया था, उस सिस्टम में वो सुप्रीम लीडर थे, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी अपने साथ साथ कि अगर ऐसी कोई क्राइसिस का पीरियड आता है तो एकदम से केओस नहीं हो जाए। और इसीलिए आप देखिए कि एक प्लान के तहत ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं अमेरिका के जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं गल्फ में, उनके ऊपर। और जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की जो ताकत है ईरान में, वो अभी भी लॉयल बनी हुई है खामेनेई और उनके बनाए हुए सिस्टम के लिए। तो ये बहुत आसान नहीं है अमेरिका के लिए ऐसा सोचना और करना कि एक वेनेजुएला की तरह इस पर यहाँ काम किया जाए। और जहाँ तक ईरान की और सऊदी की और यूएई की बात है, जहाँ पर कि इस्लामिक वर्ल्ड में कौन नेता के रूप में रहेगा, उस पर एक शीत युद्ध जैसा चलता रहा है। खामेनेई ने जो शहादत दी है ना, उसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा। एस्टैब्लिश कर दिया है कि मतलब इस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में किसी ने इस तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने देश के लिए नहीं कुर्बान की थी। और मेरा ये मानना है कि अगर आपकी मौत अगर खामेनेई की तरह होती है, तो फिर ज़िंदगी की तमाम शिकायतें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि जिस लेवल की शहादत उनकी है, अमेरिका के सामने जिस तरीके से ईरान सिर उठाकर खड़ा रहा, तमाम चेतावनियों के बावजूद भी उसने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत ऐसी नहीं होगी कि अमेरिका मालिक है और हम नौकर हैं। इस स्टेज पे बातचीत नहीं होगी।
तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी, हमने देखा जिस बात का जिक्र आपने किया था उसके बाद कुछ लोगों का कहना है विशेष समुदाय से सामने जिस तरीके से आकर वो बोल रहे हैं कि ये शहादत ही हम इसे मानेंगे क्योंकि ये हार नहीं है, क्योंकि हम जिस तरीके से आगे बढ़े और खामेनेई जिस तरीके से आगे बढ़े तो जो वो सोच रहे थे उसकी जीत हुई है, ना कि ट्रंप की जीत हुई है। निश्चित तौर पर, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने ऑप्शन हमेशा था कि वो वहाँ से कहीं दूर जाकर ऐसी जगह में छुप जाते जहाँ उनको सर्विलांस के जरिए नहीं पकड़ा जाता, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस दी इस बात को लेकर कि जब लड़ाई छिड़ गई है उसके बाद मैं नहीं भागने वाला हूँ। जैसे पिछली बार हुआ था कि इजराइल ने कुछ मिसाइलें मारी थी इधर से और फिर ईरान ने रिटेलिएट किया था, उस समय वो जरूर बंकर में छुपे थे। और मैं इसको कोई बुज़दिली नहीं मानता हूँ, ये स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर दो देशों के बीच में इस तरीके से लड़ाई चल रही हो और जिसके हाथ में कमान है वो सामने किसी ऐसी खतरे वाली जगह पर चला जाए कि वो मारा जाएगा तो पूरे कंट्री में क्योस हो जाएगा, कौन उसको लीडरशिप फिर कहाँ रहेगी, उसकी कोई लीडर नहीं रहेगा। ये जो था इसमें भी बंकर में छुपे थे या उसके नीचे तहखाने में छुपे होंगे, छुपना चाहिए, ये स्ट्रेटजी की बात है। लेकिन जब बात ये हो गई कि ओपन अटैक हो गया अमेरिका की तरफ से और इनके पूरे जो सलाहकार परिषद थी, जो 40 लोग और इनके मिनिस्टर्स जो भी मारे गए, तो उसके साथ इन्होंने कहा कि नहीं मैं रहूँगा तेहरान में, मैं इससे बाहर नहीं जाऊँगा। मतलब डटकर सामना किया गया, बिल्कुल सामना किया, और वो दो तरीके से स्ट्रेटजी वाइज भी, बातों के जरिए भी सामना किया ईरान ने, कहीं झुका नहीं। और अभी भी जबकि ईरान को पता है या दुनिया को पता है कि अगर किसी भी कंट्री के अगेंस्ट अमेरिका लग जाए, अगर वो चीन और रूस नहीं है तो उसमें जीत अमेरिका की होगी। बिल्कुल। लेकिन हथियारों की होड़ में तो अमेरिका भले जीत जाए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऑन मोरल ग्राउंड्स ईरान ही जीतता रहा है और अभी भी ईरान ही जीत रहा है। जी ठीक है। इन सब के बीच में एक और सवाल काफ़ी अहम हो जाता है, जिस तरीके से खबरें मीडिया चैनल्स चला रहे हैं, चाहे वो यूएई को लेकर हो या तमाम देशों को लेकर हो, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसके बाद जो खबरें सामने आ रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई हालात नहीं है, सब कुछ सामान्य है, भ्रामक खबरें हैं, आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें दो बातें हैं। जैसे कि एक सब कुछ सामान्य है जो बोल रहे हैं, कुछ भी सामान्य नहीं। सामान्य कैसे हो सकता है? जब भी कोई अमेरिका जैसी कंट्री या इजराइल जैसी कंट्री की तरफ से हमला होता है ईरान पर, ईरान रिटेलिएट करता है, तो ऐसे हालात में आज की लड़ाई ऐसी नहीं है जो जिसमें या तो 10,000 सैनिक आमने सामने लड़ाई कर रहे हों, बिल्कुल, या फिर ये भी नहीं होता है कि एक कारपेट बॉम्बिंग पूरे कंट्री पर कर दी जाए, स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर की जाती है। क्योंकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी आ गई है इतनी उसके, और लेकिन उस टेक्नोलॉजी के पीछे खर्च भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से मिसाइल आफ्टर मिसाइल लोग फायर करते रहेंगे और पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे, या ईरान इतने मिसाइल मारेगा कि पूरा इजराइल बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर हमले किए जाते हैं, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए तो सिचुएशन खतरनाक और चैलेंजिंग है। लेकिन जो उन स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर नहीं है उनको तो बिल्कुल देख के लगेगा कि अरे यहाँ बॉम्ब नहीं गिर रहे हैं तो सब कुछ सामान्य है। ऐसा नहीं है। एक कंट्री पर हमला हुआ है तो इसको, ये अपने आप में ही एक सामान्य घटना नहीं है। जब पूरी कंट्री को मान कर चलें कि उसके संप्रभुता पर हमला है तो हम कैसे मानेंगे कि सब कुछ सामान्य है? सामान्य दिखने में सामान्य है, इसलिए सामान्य है कि वहाँ पर बॉम्बिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस कंट्री के सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं, पूरी मिनिस्ट्री मारी जाती है, उसके डिफेंस के पर्सनल्स मारे जाते हैं, तो ये कोई सामान्य स्थिति तो है नहीं, असामान्य स्थिति है, खतरे की स्थिति है। तो जिस तरीके से देखिए दुबई की फ़्लाइट्स कुछ लोगों ने, खासकर इंडियंस की तो उसमें भारी मात्रा थी, बुक कराई थी, वो फ़्लाइट्स कैंसिल हुई। जिस तरीके से दूतावास हैं वो एक संकट के घेरे में चल रहे हैं, तो तमाम लोगों का कहना तो था कि ऐसी स्थिति सामान्य है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया। तो ये कुछ सवाल जो भी आपको ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध से जुड़े हुए हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम देंगे और एक नए पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।